तो दोस्तों हम आ चुके हैं पहला टॉपिक पे। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रमुख फसलें। ठीक है, फसलें जो है वो भारत में तीन प्रकार की होती है। एक तो खरीफ फसल, और एक जो है वो रबी फसल, और एक जो है वो है जायद फसल। हो सकता है दोस्तों कि आपको क्लीन ना दिखे, लेकिन इसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप एक पेंसिल लेकर के बैठ जाओ और कॉपी लेकर बैठो, और पेंसिल से ही लिखना। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे इसमें मैंने करेंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर रखे हैं। तो करेंट अफेयर जब आप पेंसिल से लिखते हो तो उसको अपडेट करने में आसानी होता है, आपको बार बार उस चीज को नहीं करना पड़ता है। ठीक है जी, तो चलिए। मानसून क्रॉप्स भी हम खरीफ फसल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसून क्रॉप्स। और इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जुलाई में इसको बोया जाता है और काटा कब जाता है? अक्टूबर में काट लिया जाता है। मतलब जुलाई में बोलिए और अक्टूबर में इसको काट लीजिए। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे चावल हो गए, मकई हो गए, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, ये जो है ये खरीफ फसल के उदाहरण है। ठीक है जी, तो ये आपको उदाहरण एकदम याद रखना है। और उसके बाद हम बात करेंगे रबी फसल की। तो इसको विंटर क्रॉप्स भी, मतलब विंटर फसल भी बोला जाता है। और इसको कब बोया जाता है? तो इसको अक्टूबर में बोया जाता है। देखो यहाँ पे इसको आप अक्टूबर में काट रहे हो और उसके बाद इसको जस्ट बो दे रहे हो, और इसको आप फरवरी में काट लोगे। ठीक है, अक्टूबर में बोएंगे और फरवरी में इसको काटेंगे। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, ये जो सरसों होते हैं वो। जैसे कि यहाँ पे देखो एक फसल, एक मैंने यहाँ पे फोटो एक लगा दिया है। ये देखो कि एक शाहरुख खान है और यहाँ पे काजोल है। ठीक है, ये फिल्म का है कोई। और यहाँ पे देखिए कि ये सरसों के खेत में है। तो आप याद रख सकते हो कि सरसों जो है वो क्या है? तो रबी फसल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। समर, ये जो देखो जायद फसल, और इसको हम समर क्रॉप्स भी बोलते हैं। समर क्रॉप्स मतलब गर्मी के दिन में ये उगाए जाते हैं इसलिए। जैसे कि आप देखते हो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सारे जो है वो गर्मी के दिन में आपको ज्यादा मिलते हैं। और इसको जो है हम मार्च में बोते हैं और जून में इसको काट लेते हैं। ठीक है, और इसको जब जून में काटते हैं उसके बाद फिर से हम आ जाते हैं खरीफ फसल पे, और खरीफ फसल की बुआई करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे खरबूज, तरबूज, खरबूज, मैंने यहाँ पे सारी चीज इंक्लूड कर दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका लेक्स। और ये लेक हो सकते हैं कि आपको ना दिखे, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी, कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि ये जो है ये महाराष्ट्र है। ठीक है, ये जो है ये महाराष्ट्र है। और यहाँ पे एक झील है। वो कौन सा झील है? तो लोनार झील। कौन सा? मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखे। ये जो है लोनार झील है। और इसकी प्रकृति कैसी है? तो ये जो है एक क्रेटर झील है, ये आप याद रखना। ये कैसी झील है दोस्तों? क्रेटर, क्रेटर झील है। चलिए बात करेंगे अब दूसरा झील की। तो गुजरात में आप सिर्फ नाल सरोवर याद रखना कि गुजरात में नाल सरोवर है। और भोजताल तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा है? भोजताल। अब हम बात करेंगे सबसे अच्छा राजस्थान के जो चार झील हैं वो। ठीक है, ये देखो मैं राजस्थान पे यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। जैसे कि सांभर झील है यहाँ पे, डिंडवाना झील है यहाँ पे, और उसके बाद रायसमंद है यहाँ पे, और पिछोला झील यहाँ पे है। ठीक है जी, तो ये चार झीलें जो है आपको याद रखने हैं, ये राजस्थान में है। और सांभर झील के बारे में आपको याद रखना है। जो सांभर झील है, सांभर झील, ये भारत का सबसे खारा झील है। सबसे, एक सेकंड दोस्तों, भारत का सबसे जो खारा झील है वो कौन सा है? सांभर झील है। आप इसका आंसर जो है वो चिल्का लेक मत लगा देना। ठीक है, सबसे खारा मतलब कि साल्टीएस्ट लेक है ये, जो कि सांभर लेक है। चिल्का कैसे है? तो चिल्का जो है वो सब खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? चिल्का झील है। चलिए इसको भी लिख देते हैं जी। चिल्का झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा खारा मतलब कि सबसे ज्यादा नमकीन कौन सा है, तो वो है सांभर झील, यहाँ पे राजस्थान में। अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और डल लेक कहाँ पे है? वो भी जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी, तो वुलर लेक क्या है, इसकी उपलब्धि क्या है? तो वुलर लेक की उपलब्धि ये है कि ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सॉरी, ताजे पानी की, सॉरी, ताजे पानी की। ठीक है जी, मतलब कि फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो वुलर झील है। ये और कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। आप ये भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे बेरी नाग झील भी है एक, जम्मू कश्मीर में ही। और मानस बल झील भी जो है वो भी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आपसे जितना याद हो पाए उतना आप याद कर लेना। आगे चलेंगे, पंजाब में भी एक हरीके लेक आप याद रखना। जैसे कि हरीके बैराज एक बांध भी है, तो उससे भी आप याद रख सकते हो, ये पंजाब में है। बात करेंगे लद्दाख की, तो पोंगसो लोग लेक जो है वो आपको याद रखना है। ये तो आपको याद ही होगा। और
और किसका, हिमाचल प्रदेश में आप याद रखो कि रेणुका झील है एक, और कौन सा याद रखेंगे आप, और कोई नहीं, बस रेणुका आप याद रखो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक चोलामू झील, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चोलामू, और ये इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे ऊंची झील कौन सी है भारत की, तो चोलामू झील है जी। ठीक है, तो इतने सारी चीज हो गई। एक चीज आप याद रखना कि पुलिकट झील कहाँ पे है, तो ये देखो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील, इसको आप याद रखना है कि पुलिकट कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। चलिए और कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ याद रखना है, तो यहाँ पे नहीं याद रखना, यहाँ पे नहीं याद रखना। और हम देख लेते हैं एक बात, हाँ कोलेरू झील याद रखना है। कोलेरू जो है वो है आंध्र प्रदेश में, कोलेरू और पुलिकट दोनों है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में है। और कुछ याद रखने के लिए देख लेते हैं, तो देखो ताल वाला जितने भी आएंगे, जैसे कि नैनीताल, राकसताल, देवताल, ये सारे जो है कहाँ पे होंगे, उत्तराखंड में। ताल, अगर लास्ट में ताल लगा हुआ है तो वो कहाँ पे होंगे, उत्तराखंड में होंगे। लेकिन ताल जो है वो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में है। चलिए ठीक है, तो ये झील से मैंने इतने सारी चीजें आपको बता दी। और आप मुझे कमेंट में आप बताना कि विश्व की सबसे, मैं लिख दे रहा हूं, विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सा है। खारे मतलब कि साल्टीएस्ट वाटर लेक, खारे पानी की झील। ठीक है जी, ये आप बताना मुझे कमेंट में कि विश्व की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा जो खारे पानी की झील है वो कौन सा है, बड़ी नहीं, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील। चलिए झील हो गया है, अब हम बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर, अगले टॉपिक की ओर, सॉरी। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ यहाँ पे नदियां इंक्लूड किया है और ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए। हम इसमें ये भी देखेंगे कि पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बहती है, कहाँ से कौन निकलती है। चलिए इसको जल्दी से देखते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी की, और ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है ये। और उसके बाद तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। मैं लिखता जाता हूँ, सांगपो, क्या कहा जाता है तिब्बत में, इसको सांगपो कहा जाता है। और तिब्बत से होते हुए ये यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये कहाँ आती है, तो आसाम में आ जाती है, उत्तर पूर्वी भारत में। और भारत में जब आती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र कहाँ, बांग्लादेश में ये प्रवेश कर जाती है जी, बांग्लादेश में। इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना। और ये फिर कहाँ चली जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में ये चली जाती है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, आप तो समझते ही हैं, और यहाँ पे अरब सागर है। ठीक है जी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। अब हम बात, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई जो है वो है 2900 किलोमीटर। कितना टोटल लंबाई है, 2900 किलोमीटर। सबका लंबाई याद नहीं रखना, बस कुछ कुछ नदियों का याद रखना चाहिए। और ये लेकिन टोटल लंबाई का मतलब जो तिब्बत से लेकर के बांग्लादेश, ये टोटल मैं बात कर रहा हूं। लेकिन बांग्लादेश में, सॉरी, भारत में इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो सिर्फ 916 किलोमीटर। ठीक है जी, भारत में जो है वो सिर्फ ये 916 किलोमीटर बहती है। अब हम बात करेंगे गंगा नदी की, तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड में गंगोत्री से निकलेगी। कहां से, उत्तराखंड में गंगोत्री से ये निकलती है और उत्तर प्रदेश जाती है। कहां, उत्तर प्रदेश, जहां पे अभी कुंभ लगा हुआ था। और उसके बाद ये कहां चली जाती है, उत्तर प्रदेश के बाद आती है बिहार, और बिहार के पटना होते हुए फिर जाती है पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर यहां तक है, ठीक है जी, आप ये समझना। पश्चिम बंगाल जाते हुए उसके बाद ये चली जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा रिवर। क्या कहा जाता है, पद्मा। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ये याद रखना। इसकी टोटल लंबाई कितनी है गंगा नदी की, तो 2525 किलोमीटर, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये दो नदियां हो गई। और इसकी सहायक नदी आप देख लेना कि ये जो जमुना रिवर है ये इसकी ही सहायक नदी है, ये बाद में गंगा में ही जाकर के मिल जाती है। चलिए ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इधर जो पूरब की ओर भा रहा है, मैं उसी की बात करूंगा। यहाँ पे एक है महानदी, और ये उड़ीसा में बहती है। कहाँ पे, महानदी। और महानदी की कहाँ जाके गिरेगी, तो बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद हम देखिए यहाँ पे गोदावरी है, जो कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और महाराष्ट्र मतलब कि नासिक से, और वहां से होते हुए ये फिर कहाँ चली जाती है, ये देखो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और उसके बाद ये एक और नदी है, ये सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी, और इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। उसी तरह से जो सेकेंड रिवर है वह है कृष्णा नदी। कौन सी, कृष्णा नदी। ये देखो यहाँ पे
ये कर्नाटका में मेन रूप से बहती है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे सबसे लास्ट में ये जो है कावेरी नदी है। कौन सी? कावेरी नदी। और ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कितना? तो तीसरी सबसे लंबी नदी है। आप ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए, और इसको जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, और ये गोदावरी को भी कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी। और तीसरे लंबा नदी दक्षिण भारत की तीसरे स्थान पे कौन सा है? तो ये है कावेरी नदी। चलिए, ये हो गया पूरब की ओर कुछ बहने वाली नदियां। अब हम बात करते हैं नर्मदा रिवर की। कहाँ पे बताऊं? चलिए यहाँ पे ही बताते हैं। तो आपको पता है कि नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश से होते हुए ये कहाँ चली जाती है? गुजरात। कहाँ चली जाती है? गुजरात चली जाती है। और फिर लेकिन ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो ये कहाँ गिरेगी? ये अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पे? अरब सागर में। और ये देखो राजस्थान कहाँ पे? यहाँ पे मैं बता, चलो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे आ जाओ। इसमें जो है वो सारे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये देखो लूनी नदी सबसे पहले, और ये लूनी जो है ये ऊपर में बहती हुई ये सागर में नहीं गिरती है, मतलब कि ये जो अरब सागर है इधर, यहाँ पे ये ना गिर करके ये कहाँ? धरती में ही ये विलुप्त हो जाती है। उसके बाद यहाँ देखो साबरमती, ठीक है, ये देखो साबरमती अरब सागर में गिरती है। उसके बाद एक है माही नदी, ठीक है जी, एक है माही नदी। और उसके बाद एक है नर्मदा नदी, नर्मदा, ये देखो नर्मदा। ये सब कहाँ गिरते हैं? सब जो है अरब सागर में ही गिरते हैं, और सारे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। यहाँ पे एक नदी है ताप्ती नदी, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी नदी है मांडवी, एक है जुरावी, ये भी पश्चिम की ओर बहती है। बहुत छोटी नदियां हैं ये जैसे कि गोवा आप जो देख रहे हो, गोवा में है ये सारी नदियां, ये दोनों। उसके बाद एक शरावती नदी भी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है जी। एक गंगावेली नदी भी जो है वो भी पश्चिम की ओर बहती है। और एक है केरला के पेरियार नदी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले तो आप याद रखो नर्मदा, उसके बाद है एक ताप्ती, साबरमती, कौन सा? साबरमती। लूनी, एक है लूनी नदी, एक है माही नदी, और एक है पेरियार नदी। पेरियार नदी ये केरला की है। उसके बाद एक मांडवी भी आप याद रख सकते हैं, अगर आप याद रख पाओ तो, ठीक है, ये छोटी सी नदी है। एक है जुरावी नदी, कौन सी नदी? जुरावी, चलिए जी, ठीक है। और एक आप याद रखो गंगावेली, यहाँ पे गंगा वेली, ये भी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां मैं सारा लिख रहा हूं। ये सारी नदियां जो है वो पश्चिम की ओर बहती हैं, और कहां जाके गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बाकी जो सारी नदियां हैं वो कहां गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में। चलिए, ये भी टॉपिक मैं मान के चलता हूं कि ये कंप्लीट हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, हम देखते हैं कुछ मंदिर कला शैली। और मंदिर में मान के चलिए कि द्रविड़ शैली और नागर शैली, और उसके बाद एक है बेसर शैली, और एक और होता है पंचायतन शैली। कौन सा शैली? पंचायतन। यहाँ पे देख लो, पंचायतन। पंचायतन शैली के जो मंदिरें होती हैं उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेषता ये है कि एक जो है, मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा मंदिर है, और इसके चारों ओर छोटे छोटे जो हैं वो मंदिर होते हैं चार, जो कि सहायक मंदिर होते हैं, ठीक है जी। चारों ओर उसके छोटे छोटे मंदिर सहायक मंदिर होते हैं। तो ये कौन सा शैली में बना हुआ है? ये है पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर। जैसे कि आप मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर जो देखते हैं, वो खजुराहो मंदिर जो है वो पंचायतन शैली का बना हुआ है। उदयपुर का जगदीश मंदिर जो है वो भी पंचायतन शैली का बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक दशावतार मंदिर है, वो भी पंचायतन शैली का है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लिखना, ठीक है। खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, खजुराहो का टेम्पल जो है वो कौन सा है? पंचायतन शैली में है, जिसको चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था, है ना। लक्ष्मण मंदिर का तो नाम आपने सुना ही होगा, है ना। कंदरिया महादेव का तो नाम सुना होगा, तो ये खजुराहो के ही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जगदीश मंदिर है, और एक दोस्तों है उत्तर प्रदेश का ही, सॉरी उदयपुर का है जगदीश मंदिर, उत्तर प्रदेश का नहीं, उदयपुर जो कि राजस्थान में है। और उत्तर प्रदेश में है एक दशावतार मंदिर, ठीक है। तो ये है पंचायतन शैली के। बात करेंगे नागर शैली का, तो ये देखो उत्तर भारत, यहाँ पे देखिएगा आप, देखिए ये मैं एक भारत बना रहा हूं, भारत का नक्शा, हालांकि अच्छा नहीं बना है, ठीक है। भारत के जो उत्तर में जितने नगर मंदिर हैं, ठीक है, वो नागर शैली में बने हैं। और जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हैं। कौन सा? द्रविड़ शैली। और इनके मिश्रण से जो बने हुए हैं वो हैं बेसर शैली के मंदिर। कौन से? बेसर शैली के मंदिर। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो।
तो बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत में चलते हैं। तो उड़ीसा का आप मंदिर याद रखना, जैसे कि सूर्य मंदिर एक है उड़ीसा का, सूर्य मंदिर तो आपको पता है, तो ये आप रख लो, ये नागर शैली का है। ठीक है जी। उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ पे पूरी रथ यात्रा निकाला जाता है आषाढ़ के महीने में, ये भी क्या है, तो नागर शैली का ही है। एक लिंगराज मंदिर जो है वो भी भुवनेश्वर में ही है, तो उसको आप याद रखना कि वो भी नागर शैली की है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर, जिसपे जो है महमूद गजनबी जो है, मोहम्मद गजनबी कब आक्रमण करता है, 1025 ईस्वी में। मैं बोल रहा था 17, दरअसल वो 17 बार आक्रमण करता है, वो याद आ रहा था। ठीक है, तो वो भी जो किस में है, तो नागर शैली में, क्योंकि गुजरात में है वो। उसके बाद दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। यहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी कौन सा है, तो नागर शैली का है। एक एक करके आप लिखना। उसके बाद महाबोधि मंदिर, जो कि बिहार में है ना, बिहार में, वो यूनेस्को में भी शामिल है, तो ये भी जो है कौन सा है, तो नागर शैली का ही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और, द्रविडियन शैली में कौन कौन सी मंदिर है। तो द्रविड़ शैली में कौन कौन होंगे, जो दक्षिण भारत के मंदिर होंगे। तो दक्षिण भारत के मंदिर जैसे कि जो तमिलनाडु तरफ होंगे, जैसे कि मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर मदुरै वाला जो है, वो कौन सा है, तो वो है द्रविड़ शैली में। उसी तरह से एक बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है, वो भी है द्रविडियन शैली का मंदिर। उसके बाद कैलाशनाथ एक मंदिर है, कहाँ पे, कांचीपुरम में, कहाँ पे, कांचीपुरम, तो वो भी है द्रविडियन शैली का मंदिर। तो इतना आप याद रखना। तो तीनों शैलियों के मंदिर मैंने आपको बता दिए हैं। खजुराहो, सॉरी बेसर मैंने नहीं बताया, तो बेसर आप याद रखना। जो बीच में जो मंदिर पड़ेंगे, जो दो, ये देखिए बेसर शैली कहाँ पे, ये इस तरह के जो मंदिर हैं, और इनके बीच में जो पड़ता है, वो सारे बेसर शैली के मंदिर हैं। ठीक है जी। ये ज्यादातर आपको नागर शैली, द्रविड़ शैली और पंचायतन शैली से पूछा जाता है, या फिर गोपुरम पूछा जाता है। तो गोपुरम क्या है, मंदिर का जो प्रवेश द्वार जो बड़ा वाला होता है, उसको हम गोपुरम बोलते हैं। ठीक है, तो और ये भी पूछ लिया जाता है कि जो नागर शैली है और द्रविडियन शैली है, इनका जो विकास हुआ वो किस काल में हुआ है, तो गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए, बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। अब देखो, माउंटेन पासेज मैंने लिखा है। देखो, पास क्या होते हैं, माउंटेन पासेज का मतलब होता है कि जैसे कि ये जो है माउंटेन बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई ऐसे तो जा नहीं सकता, इंसान इस तरह से जा सकता है क्या, या फिर यहां से कोई जा सकता है, ऐसे चढ़ेगा उसके बाद फिर उतरेगा, डिफिकल्ट है। और बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे हैं भाई, बर्फ जमे होते हैं, कहां से जा पाएगा वो। तो ये जो बीच का जो रास्ता होता है ना, ये ऐसे देखो, बीच के जो रास्ते होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पास, माउंटेन पास, जो कि दो जगहों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं क्या दिखाऊं, हाँ, जो जिला पास को देख लो। देखो, ये जो जो जिला पास है, लेह और लद्दाख को जोड़ता है। ठीक है, इसको लेह और लद्दाख को ऐसे, यहाँ पे देखिए, ये जो है जो जिला पास है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए मैंने बस यहाँ पे आपको बता दिया है कि कौन कौन सा जो दर्रे हैं वो कहाँ पे है। ठीक है जी, ऐसे आप बोलेंगे तो मैं पढ़ के बता सकता हूँ। जैसे कि खारदुंगला पास यहाँ पे है ऊपर में, इसको छोड़ दीजिए। बुर्जिल पास ये है यहाँ पे, बुर्जिल पास, जो जिला मैंने आपको बता दिया। पीर पंजाल यहाँ पे है, ठीक है, पीर पंजाल। बनिहाल दर्रा ये वाला है, और ये वाला दर्रा कौन सा है, ये मानसीला दर्रा है, ये तो याद भी नहीं हो पाएगा। चलिए, हम इसका आपको लिस्ट की ओर ले चलते हैं, उससे आपको ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, बाकी मैं इसका आपको पीडीएफ में आपको ये दे दूंगा। चलिए, इसको देखिए, बाकी आप लिखते जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे सारी चीजें सेव नहीं हो रही हैं ये। ठीक है जी, सारी बातें आपको लिखनी है। जम्मू कश्मीर में देख लो कि पास कौन कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक जो जिला जो कि लेह और कश्मीर को जोड़ता है, ये मैंने आपको बताया। काराकोरम दर्रा, ये भारत और चाइना को जोड़ता है, किसको, भारत और चीन को। काराकोरम दर्रा भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा आप याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में है। उत्तराखंड में कौन कौन सा है, तो लिपुलेख दर्रा, जो कि भारत और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। एक है माना, नीति। ठीक है, तो ये तीन दर्रे याद रखेंगे, उत्तराखंड, लिपुलेख, माना और नीति। ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। कौन, बाड़ा लाचा दर्रा। तो ये तीनों दर्रे जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा। चलिए, ये देखो अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा यहाँ पे याद रखेंगे, और ये भारत और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। यांग्याप दर्रा भी आपको याद रखना है, और बोमडिला दर्रा भी याद रखना है। ये तीनों कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम का दर्रा याद रखो कि एक नाथुला दर्रा है, जो कि भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। एक है जलेबला दर्रा, ये भी याद रखना है। मणिपुर में एक ही है, जो कि तुजू दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
चलिए ठीक है, तो दर्रा हो गया है कंप्लीट। हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला क्या है ये देख लो। देखिए, हम हिमालय की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये जो है हिमालय का विस्तार, मैं ऐसे पहले बना देता हूं कि ये जो है वो हिमालय है। सॉरी, इसको हम हरा से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि माउंटेन तो ऐसे हरा रंग का ही होता है ना, हरे रंग के इसको दिखाए जाते हैं। चलिए, ये हरा रंग का मैं माउंटेन दिखा रहा हूँ यहाँ पे इतना, ठीक है, जो कि भारत में है। बाकी ऐसे तो विस्तार सारी जगह पे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो आप जो नेपाल देख रहे हो यहाँ पे भी तो है ना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे आएगा, और उसके बाद ये जो है यहाँ से जाते हुए ये जो भूटान है, ये भूटान के बाद ये फिर कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे पहुंचेगा, नागालैंड होते हुए, है ना, मणिपुर चला जाएगा, फिर मिजोरम चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से त्रिपुरा होते हुए ये जो देख रहे हो ये सारे क्या हैं, तो ये माउंटेन है, ठीक है जी। मैं इसको कलर नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए जो यहाँ पे यहाँ से लेकर के ये वाला जी है, ये कौन सा हिमालय कहलाएगा। कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। कौन सा कलर ले लूं, ये लाल वाला लेते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय, पंजाब। ये तो पता भी नहीं चल रहा, चलो आप समझना, ये कौन सा है, पंजाब हिमालय। और ये नदी आपको याद रखना है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो पार्ट है उसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये देख रहे हो, ये मतलब इसके बीच वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय। कौन सा, कुमाऊं हिमालय। और नदी भी याद रखेंगे कि यहाँ पे तो सतलज नदी था, ठीक है जी। सतलज और काली नदी के बीच, काली नदी तो पता है ना, जो कि भारत और नेपाल के बीच का विवाद का केंद्र बना हुआ है, तो काली और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कुमाऊं। और यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नेपाल में ही ये सारे माउंटेन स्थित हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। और ये कहाँ से, यहाँ पे तो काली नदी है, और यहाँ पे कौन सी नदी है, कोसी नदी। कोसी जो कि बिहार का शोक आप जिसको बोलते हो, यहीं पे तो है कोसी नदी, ठीक है। तो ये काली नदी और कोसी नदी के बीच के जो भाग है हिमालय का उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि ये मेन रूप से नेपाल में ही स्थित है। आगे चलिए, अब यहाँ पे है कोसी नदी, ये तो याद है कोसी नदी है। और यहाँ पे ये देखो, ये पतला वाला लाइन कोसी नदी, और ये पतला वाला लाइन जहाँ पे क्या है, ये सिक्किम आपको दिख रहा है, ये जो है ये सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम। तो इसको हम बोलेंगे सिक्किम हिमालय। कौन सा हिमालय, सिक्किम हिमालय। और ये है कोसी नदी और तीस्ता नदी के बीच में, ये जो देख रहे हो यहाँ पे तीस्ता नदी है, तो कोसी और तीस्ता याद रखना है। उसके बाद असम हिमालय हम याद रखेंगे, तो यहाँ पे तो है तीस्ता नदी, ठीक है, यहाँ पे तीस्ता। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे कौन सी नदी है भाई, तो तीस्ता नदी और कोसी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे है दिहांग नदी। कौन सा, दिहांग, लिख दें, दिहांग। कोसी नदी, सॉरी, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का पार्ट को हम बोलते हैं असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है जी। चलिए, तो हिमालय का पार्ट आपको पता चल चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं कुछ भारत की जो मिट्टियां हैं उनकी। और भारत में मेन रूप से आप देख सकते हैं आप पिक्चर में कि यहाँ पे है काली मिट्टी, और इसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र वाला इलाका में है। वैसे ये देखो गुजरात में भी है, यहाँ पे देखो छोटा छोटा काली आपको दिख रहे होंगे, ये तो बिल्कुल ही क्लीन दिख रहा होगा। देखो ब्लैक सॉइल ये वाला, ठीक है। और ब्लैक सॉइल में ये किससे बनते हैं, तो ये लावा से बनते हैं। किसके लावा, तो ज्वालामुखी जो फटती है तब जो लावा निकलती है वो ठंडी होती है, उसके बाद जो है वो काली मिट्टी का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है, तो आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, लाइम, ये सारे ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखो, हम बात करेंगे काली मिट्टी की। काली मिट्टी जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। और ये जो रेगुर शब्द है, ये जो है एक तेलुगु शब्द है। कौन सा शब्द है, तेलुगु शब्द से इसका निर्माण हुआ है काली मिट्टी का। आगे चलिए, और काली मिट्टी में जो है वो नमी धारण करने की शक्ति काफी होती है, ये जल्दी इसमें पानी जल्दी नहीं सूख पाता है, ठीक है। और काली मिट्टी को हम कपास मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती काफी अच्छा होता है, कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। कपास होता है, मूंगफली होता है, दलहन होता है। चलिए लिख देते हैं, इसमें कपास होता है, ठीक है, मूंगफली आप लिख लो, क्या, मूंगफली, एक दलहन, दलहन तिलहन समझते हो ना, तो दलहन हो जाता है इसमें काली मिट्टी में, ठीक है जी, दाल। आगे चलिए,
अब हम बात करेंगे किसका, तो एक सेकंड देखिए, यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे है लेटेराइट मिट्टी। यहाँ पे कौन सा है, लेटेराइट मिट्टी। ये देखिए लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये लेटेराइट मिट्टी का है। यहाँ पे देखो कि ये लेटेराइट मिट्टी है, और कहाँ पे ये वाला लेटेराइट मिट्टी है, ये वाला लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, और ये वाला देखिए ये लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है। इतना जगह पे लेटेराइट मिट्टी है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है दरअसल ये इसमें क्या क्या ज्यादा होता है, तो इसमें चाय कॉफी ये ज्यादा पाए जाते हैं, और एक काजू याद रखना। चलो लेटेराइट मिट्टी के बारे में लिख देते हैं। लेटेराइट मिट्टी में जो है वो काजू मेन रूप से लिखिए। वैसे तो इसमें चाय कॉफी ये भी उगाए जाते हैं, चाय कॉफी। ऐसे चाय कॉफी और ये वाला जो मिट्टी देख रहे हो फॉरेस्ट वाला, जो कि हरा कलर से आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट या फिर माउंटेन सॉइल भी इसको बोलते हैं, पर्वतीय मिट्टी। और इसमें भी बहुत ज्यादा जो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे चाय वगैरह और जो बहुत अच्छे अच्छे जो फल होते हैं वो यहाँ पे उगाए जाते हैं। जैसे आप जम्मू कश्मीर में आप देखते होंगे कि वहाँ पे कश्मीरी सेब वगैरह होते हैं, फिर केसर वगैरह वहाँ पे आते हैं, ठीक है, केसर वहीं तो होता है। तो ये जो है ये कहाँ पे होंगे, तो पर्वतीय मिट्टी में, जंगली मिट्टी में। बात करेंगे अब हम एलुवियल सॉइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ दोमट या फिर कछारी मिट्टी। चलिए इसको भी लिखते हैं। देखो जलोढ़ मिट्टी की आप बात करेंगे, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ या फिर इसी को हम दोमट भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम कछारी मिट्टी भी बोला करते हैं। कौन सा मिट्टी, कछारी मिट्टी। और ये भारत में सबसे अधिक भाग पे पाया जाता है। करीब करीब 40% जो मिट्टी है भारत की, वो कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। और ये जलोढ़ मिट्टी जो मेन रूप से है, जो जहां पे जो ज्यादा नदियां जो बहती हैं, जैसे कि गंगा नदी के मैदानी इलाकों में ये पाया जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, कहाँ गया, हाँ ये देखो, गंगा के मैदानी इलाकों में पाया जाएगा, ब्रह्मपुत्रा के मैदानी इलाका में ये पाया जाता है, सिंधु नदी के मैदानी इलाके में भी ये पाया जाता है, यहाँ पे भी देखिए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो एलुवियल सॉइल है, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, आसाम इस सब में फैला हुआ है। हाँ नीचे में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा भाग में यही है, ठीक है जी। और इसमें जो है पोटास लाइम फास्फोरिक एसिड ज्यादा पाए जाते हैं। और इसमें कौन सा फसल उगाया जाता है, तो आपको जो सॉरी मैं कौन सा मिट्टी बोल रहा हूँ, हाँ जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में आप देखते हो धान, धान बहुत ज्यादा उपजाया जाता है। उसके बाद फिर क्या उपजाया जाता है, धान हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे उगाई जाती है। और इसको, इसमें जो है वो 2 तरह की मिट्टियां होती हैं, ये याद रखना। हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गया था, एक नई जलोढ़ मिट्टी होती है और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो नया वाला को आप क्या करते हो, खा जाते हो, यानी कि इसको आप खादर बोलेंगे, और पुरानी वाली को आप बांगर बोलेंगे, ठीक है, बांगर मिट्टी। तो ये हो गया जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको मैंने बता दिया। लाल मिट्टी के बारे में तो मैंने बताया ना। अच्छा लाल मिट्टी ये वाला है, ये जो देख रहे हो पार्ट। और लाल मिट्टी जो है इसमें क्या पाए जाते हैं, तो फॉर्म फ्रॉम इग्नियस एंड क्रिस्टलिक रॉक्स, ये रॉक से बनता है। लाइम फास्फेट नाइट्रोजन मैग्नीज ह्यूमस और पोटास इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक देख लीजिए यहाँ पे डेजर्ट सॉइल भी है, हालांकि ये इससे कोई मतलब है नहीं हमें। ये देखो यहाँ पे जो रेगिस्तान वाले पार्ट हैं, राजस्थान वाले, वहां पे डेजर्ट मिट्टी पाया जाता है। चलिए मेनली हमें यहाँ पे काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ना होता है, तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है ये देखेंगे। ये देखिए सबसे पहले इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखो कौन सा पेन लूं, कौन सा पेन लूं जो ज्यादा आपको दिखे, चलिए ग्रीन कलर का लेते हैं। ये देखिए ये बीच वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये कौन सा लाइन है, इक्वेटर, यानी कि ये है विषुवत लाइन। उसके 23.5 डिग्री जब आप ऊपर बढ़ते हैं, तो 23.5 डिग्री जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कौन सा लाइन, कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री आप ऊपर बढ़ेंगे तो ये बीच वाला लाइन है, ये आपको याद रखना है कि ये जो है सबसे बीच वाला लाइन है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा, सूरज की रोशनी भी सबसे ज्यादा यहीं पे पड़ेगा। इसके आप उत्तर में जाओगे 23.5 डिग्री तो आ जाएगा कर्क रेखा, और इसके जब आप नीचे में जाओगे 23.5 डिग्री तो कौन सी रेखा आ जाएगी, मकर रेखा।
23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा आएगी और इसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि विषुवत रेखा। कौन सा? विषुवत, विषुवत लाइन इसको बोलते हैं, विषुवत रेखा। चलिए, या फिर भूमध्य रेखा भी इसी को बोला जाता है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी महाद्वीप है जिससे तीनों लाइन गुजरती है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका। ये देखो ब्लू लाइन वाला, तो अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उसके बाद बात करें, यहाँ पे देखो कि ये जो है वो न्यूजीलैंड आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा सा, और यहाँ पे जो देखो ऑस्ट्रेलिया है जिससे मकर रेखा गुजरती है। हमारा भारत जो है वो कहाँ पे है, ये देखिए, ये वाला जो लाइन देख रहे हो इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा, और जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है इसको हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये जो है देशांतर रेखा और ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये जो दोनों को मिला रहा है, तो हमारा भारत कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी भाग में। उत्तर में तो पूरी तरह से, और उसके बाद कहाँ? तो पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में हमारा भारत स्थित है। और ये देखो यहाँ पे जो है वो हमारा इंडिया है। एशिया महादेश में हमारा भारत पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए जी, ठीक है। बाकी जो उष्ण जो वन पाए जाते हैं वो है ना, वो यहीं पे पाए जाते हैं, ये बीच वाले लाइन में। ठीक है। हाँ, जो पतझड़ वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या फिर उपोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये जो उष्णकटिबंधीय वाले होंगे वो इस साइड पाए जाएंगे, ठीक है, और उपोष्णकटिबंधीय वाले इस साइड पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना और इसको आप देख लेना यहाँ पे। चलिए, अब इसकी बात कर लेते हैं, हम भारत पे आ जाते हैं। भारत मेन रूप से कहाँ पे है? तो उत्तर पूर्व में। कहाँ पे? उत्तर पूर्व। अगर उत्तर पूर्व में है भारत, तो हम अगर इसका अगर यहाँ से यहाँ अगर ऐसे विस्तार, अगर ये वाला जो लाइन है ये वाला, तो हम इसको तो पूरी तरह से उत्तर ही बोलेंगे ना। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर ही तो बोलेंगे। यानी कि, और यहाँ से शुरू होगा, यानी कि यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होकर के, देखो ये जो हो गया, ये जो विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे हो गया 0 डिग्री। यहां से ऊपर जाना है कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। और कहां तक जाएंगे? तो 37 डिग्री 6 मिनट तक। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जाएंगे तो हमारा भारत का विस्तार है। और टोटल जो है वो 3214 किलोमीटर इसका विस्तार है। ऊपर वाली भाग को हम बोलते हैं इंदिरा कोल और नीचे वाली भाग को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। हालांकि पिग्मिलियन पॉइंट भी इसको बोला जाता है। और ये कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए, अब हम बात करेंगे, क्योंकि मेरा भारत जो है वो पूरब में है, तो ये भी लाइन सब पूरब में ही होगा। तो कहां से शुरू होगा? ये देखिए, यहाँ पे तो 0 होगा, ये वाला जो लाइन है ये तो 0 वाला है। तो यहां से हम जाते जाते यहाँ कहाँ पहुंचेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट पर। तब हमारा भारत का सीमा स्टार्ट होगा कच्छ से, और ऐसे जाते जाते ये कहाँ चला जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के वालांगू में। और यहाँ तक भारत का विस्तार है, टोटल है 2933 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेकर के कहां तक? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ठीक है जी, यहाँ पे पूर्वी लगाना है और इसमें उत्तरी लगाना है, क्योंकि हमारा भारत सिर्फ उत्तर पूर्व में ही स्थित है। चलिए, ये हो गया क्लियर। आगे चलिए। तो बायोस्फीयर कहाँ पे? क्या होगा इसका स्पेलिंग? बायोस्फीयर। ये देखिए, बायोस्फीयर जो है वो टोटल भारत के कितने हैं? तो 18 में से 12 जो हैं वो यूनेस्को में शामिल है। किसमें? यूनेस्को। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। आंद्रे अजोले जो हैं वो इसके अभी क्या हैं? तो अध्यक्ष हैं, आंद्रे अजोले। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। भारत के टोटल जो है वो 43 साइट वो यूनेस्को में शामिल है। भारत के टोटल कितने हैं? 43 साइट। 43वां साइट कौन सा है? मोईदाम है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और यूनेस्को का जो 46वां बैठक है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। 46 जो बैठक है 46वां, वो कहाँ पे हुआ? पहली बार भारत में हुआ, और इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। आपको 42वां कौन सा है? जैसे होयसल। 41वां कौन सा है? 40वां कौन सा है? 41वां शांति निकेतन। 40वां कौन सा है? धौलावीरा। ये सारी बातें आपको याद रखना है। 39वां रमप्पा। इतना तो कम से कम आप याद रख ही सकते हैं। ये देखिए, 18 साइट हम देखते हैं। देखो, मैं जहां पे कलम लगाऊंगा वो यूनेस्को में शामिल है। जैसे नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। अगस्त्या मलाई जो है वो केरला पे है। कहाँ पे? केरला में। तो ये यूनेस्को में शामिल है। यहाँ पे देखो, गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी यूनेस्को में शामिल है। यहाँ पे एक है निकोबार में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भी यूनेस्को में शामिल है। यहाँ पे देख लीजिए, नीलगिरी, ये भी किस में शामिल है? यूनेस्को में। उसके बाद यहाँ देखेंगे
पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में यूनेस्को में शामिल है। और एक देखो पन्ना, पंचमढ़ी और पन्ना दोनों है मध्य प्रदेश में और ये भी यूनेस्को में शामिल है। एक आप याद रखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? अचानाकमार, अचानाकमार है ना, अचार कमार हम इसको याद रखे थे, लेकिन यहाँ पे पता नहीं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ। अचार कमार जो है ये कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक याद रखिए सिमलीपाल, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है सिमलीपाल, उड़ीसा में। वो एक है सुंदरवन, सुंदरवन ये कहाँ पे है भाई? तो ये पश्चिम बंगाल में है और बांग्लादेश के सीमा पे है। ठीक है जी, तो ये भी यूनेस्को में शामिल है। एक है नोकरेक, कौन सा? नोकरेक, ये मेघालय में है और ये भी कहाँ पे है? यूनेस्को में शामिल है। एक है यहाँ पे कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है और ये भी मेघालय यूनेस्को में शामिल है। एक है नंदा देवी, कौन? नंदा देवी, और ये कहाँ पे है नंदा देवी? ये मुझे बताना। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है क्या? चलिए ठीक है, तो नंदा देवी भी जो है यूनेस्को में शामिल है। और बाकी जो 6 हैं जो कि यूनेस्को में शामिल नहीं है, वो कौन कौन सा है वो आप याद नहीं भी रख सकते, बस इतना आपको याद रखना है। ये याद रखना है कि टोटल 18 बनाए भारत में। और बायोस्फीयर रिजर्व कौन होता है? ये जो है, जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व देखते हो ना, उससे ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, उससे बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये जो है पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र होता है, ये सारी चीजें, है ना। ये देखिए रन ऑफ कच्छ जो है एक बनाया है भारत में। यहाँ पे एक कोल्ड डेजर्ट बनाया है भारत ने। और एक जो है मानस है, कौन? मानस, जो कि असम में है। और एक और कौन सा है? दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग भी है। एक है डिब्रू सैखोवा, है ना। ये सारे कौन से हैं? तो भारत के बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और एक है शेषाचलम, शेषाचलम ये भी है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व हो चुका है। अगला ये देखिए भारत के क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन से हैं? तो क्लासिकल लैंग्वेज वो होते हैं जो कि 1500 वर्ष पुराने कोई भाषा है और उसकी रक्षा करने के लिए जो है इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। मतलब कि उसको रक्षा करना है, ठीक है जी, संरक्षण के लिए। चलिए देखिए 2004 से इसकी शुरुआत होती है। 2004 में तमिल शामिल किया जाता है, 2005 में संस्कृत शामिल किया जाता है, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में शामिल किया जाता है। उसके बाद मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। और ये देखो ये जो 5 जो देख रहे हैं इसको हाल ही में शामिल किया गया है। ये 5 भाषाएं कौन कौन? असमिया, पाली, प्राकृत, मराठी और बंगाली। इसको कब शामिल किया गया? तो 2024 में। इनको कब शामिल किया? 2024 में। तो पहले जो है वो 6 शास्त्रीय भाषाएं थी और अब टोटल कितना हो गई है? अब टोटल हो गई है कितना? 11। अब टोटल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई है? 11। इसको याद रखना। चलिए अगला चलेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, सॉरी क्वेश्चन ही बोलने का आदत हो गया है ना। अच्छा ऑफिशियल लैंग्वेज आ गया, चलो ठीक है फिर। तो सबसे पहले आप जानिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है भाग कितना में है। सॉरी भाग नहीं, हम अभी लिखेंगे अनुसूची। ऑफिशियल लैंग्वेज किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है? तो संविधान की, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख है। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजकीय भाषा का उल्लेख है। पहले इसमें कितना शामिल किया गया था? तो 14 भाषाएं जो हैं वो इसमें शामिल थी। एक सेकेंड, कितना? 14 भाषाएं शामिल थी और धीरे धीरे करके इसको क्या कर दिया गया? अब टोटल 22 कर दिया गया। तो हम देख लेते हैं, तो 15वां जो है वो कब शामिल हुआ? तो देखिए 14 भाषाएं हो गए, उसके बाद हम देखते चलते हैं। तो सबसे पहले तो 21वां संविधान संशोधन, 21वां जो है वो संविधान संशोधन होता है कब? 1967 में, 1967 में। और इसमें जो सिंधी भाषा है उसको भारत का राजकीय भाषा बनाया जाता है। ठीक है, कौन सा भाषा? सिंधी भाषा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन, और ये कब होता है? 1992 में, 1992 में। और इसमें नमक जोड़ा जाता है, यानी कि मैं पूरा लिखूंगा, न से नेपाली, न से नेपाली, उसके बाद मणिपुरी, मणिपुरी जो भाषा है उसको शामिल किया गया। उसके बाद कोंकणी भाषा को शामिल किया गया। ठीक है जी, तो 3 भाषाओं को 1992 में शामिल किया गया। उसके बाद आ जाता है वो 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92, 92वां संविधान संशोधन। इसको किया जाता है 2003 में और ये इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है भारतीय संविधान में। कौन कौन सा? तो एक तो है बोडो, कौन सा? बोडो। एक है डोगरी, ठीक है, एक है मैथिली, ठीक है जी, मैथिली, ये बिहार का है मेन रूप से, और एक है संथाली।
कौन सा? संथाली। तो ये 4 भाषाएं। अब देखो क्या टोटल 22 भाषा हो गए, तो 14 भाषाएं यहाँ पे, एक भाषा यहाँ 15 हो गया ये, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो इतना भाषा जो है वो आप याद रखना कि संविधान में जो है टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कब जोड़ा गया ये भी आपको याद रखना है, इसको आप याद रख लेना। इसको आप नमक से याद रख लो, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे याद रखना है। इसको नमक से याद रख लेंगे और इसको आप बोर्ड मास से याद रख लेंगे। क्या? बोर्ड मास। बोर्ड मास तो पता है ना, गणित का एक रूल होता है। बोर्ड है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। ये कुछ कमेटी मैंने लिखे हैं कि हिल्टन यंग कमेटी, ये आरबीआई की स्थापना का सिफारिश करता है। और आरबीआई की स्थापना कब हो जाती है? तो 1935 में ही होती है। आगे चलिए, शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की जाती है। नाबार्ड की स्थापना 1992 में होती है। नरसिम्हन समिति की क्या था? तो इसने सेबी को राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की और बैंकिंग सुधार से संबंधित है। सेबी की स्थापना कब होती है? तो 1988 में, और इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है 1992 में। सॉरी, फायर वर्क्स थोड़ा सा वो था। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। और जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। रेखीय समिति जो है अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लगाया गया था। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी कैसा है? तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स? इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी जो बिल है वो कौन सा बिल था जब इसको पास करवाने के लिए लाया गया? तो 122वां संविधान संशोधन बिल था। लेकिन ये एक्ट कौन सा बना? तो 101वां संविधान संशोधन एक्ट बना। एक्ट कब बनता है? जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है जी। रंग राजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। महालोभी समिति जो है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम से संबंधित है। चिलैया समिति कर सुधार यानी कि टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। और सुरेश तेंदुलकर समिति पॉवर्टी गरीबी से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो समितियां हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। क्या हो गया इसको? हाँ, ये देखो कुछ ऐसे बंदरगाह जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, और ये पूछे जाने की संभावना है। वैसे तो इंडिया में बहुत ज्यादा बंदरगाह है। ये देखिए, सबसे पहले तो गुजरात में 3 बंदरगाह आपको याद रखना है, कांडला, हजीरा और मुंद्रा। उड़ीसा का 2 बंदरगाह आपको याद रखना है, गोपालपुर और धर्मा बंदरगाह। उसी तरह से आपको केरला का एक बंदरगाह है विजिंगम, इसको भी याद रखना है। चाबहार पोर्ट, चाबहार बंदरगाह ईरान में है। और ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया। हारपा बंदरगाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चर्चा में रहा, ये इजराइल में है। और दक्कम बंदरगाह जो है वो ओमान में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो मुंबई में है। नावा सेवा का तो आपने नाम सुना ही होगा। चलिए, बंदरगाह इतना ही याद रखना है। ये देखो कुछ ऑटोबायोग्राफी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। हालांकि मैंने ये पहले भी आप लोगों को दे रखा है, जो हमसे जो क्लास लेते हैं हमेशा उनको तो पता होगा ही। ठीक है, और उनके पास ये सारी डाटा होंगी। सचिन तेंदुलकर का है प्लेइंग इट माई वे, और क्रिकेट इज माई लाइफ किसका है? कपिल देव का। 281 एंड बियॉन्ड किसने लिखा है? तो वीवीएस लक्ष्मण। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका है? युवराज सिंह जी का। आइडल और सनी डेज, ये 2 पुस्तकें किनके हैं? सुनील गावस्कर की। गोल, ये है मेजर ध्यानचंद की। रन मशीन किसकी है भाई? तो क्रिस गेल की। और ड्राइवर ये किसका है? विराट कोहली की। ये देखो अद्भुत क्रिकेट स्टोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये हाल ही में लिखा गया है, आर अश्विन। और सौरभ गांगुली की जो आत्मकथा है आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। पीवी सिंधु ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सर्फिंग टू द टॉप। और पीटी उषा यानी पल्ला बुल्ला चंडी थकते पर हम गिल्ला, बहुत लंबा नाम है। ठीक है, इनका है गोल्डन गर्ल, ये याद रखेंगे, गोल्डन गर्ल। ये थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और देखेंगे। मैंने सिर्फ खिलाड़ियों वाला लिखा है क्योंकि खिलाड़ी वाला ज्यादा पूछ रहे हैं वो लोग, वे लोग ज्यादा पूछ रहे हैं। सानिया मिर्जा की कौन सी है? एस अगेंस्ट ऑड्स, ये जो है सानिया मिर्जा की पुस्तक है। सानिया मिर्जा। हर्षल गिब्स, ये देखो टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। विश्वनाथन आनंद एक चेस प्लेयर है ना, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस इनकी आत्मकथा का नाम है। मैरी कॉम एक मुक्केबाज है, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी इनकी पुस्तक है। मिल्खा सिंह की पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ, और ये एक एथलीट थे। और शाहिद अफरीदी ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, गेम चेंजर इनकी पुस्तक का नाम है। साइना नेहवाल देखो प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन, और ये पुस्तक पूछा गया था। सुरेश रैना बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी, ये इन्होंने लिखा है, किसने? सुरेश रैना ने। शेन वाटसन ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, और इनका है द विनर्स माइंडसेट। चलिए जी आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ निधन हमने ऐड कर दिए हैं, ये लास्ट टॉपिक है आपका।
ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी सवाल बन रहा है। देखिए दोस्तों, अरुणा वासुदेव एशियाई सिनेमा की मां इनको कहा जाता है और इनका निधन हुआ। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल थे 25 में, उनका भी निधन हो गया। राम नारायण अग्रवाल, इनको अग्नि मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि मैन ऑफ इंडिया। अग्नि मिसाइल के जनक थे ये, ठीक है जी। हालांकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम है, इनको अग्नि मिसाइल के जनक कहा जाता है। ये राम नारायण अग्रवाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। नटवर सिंह, ये पूर्व विदेश मंत्री थे और इनकी एक पुस्तक है वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये आप याद रखना। ये साल सिंह मराठ हैं और इनको कहा जाता है मिस्टर क्लीन, मिस्टर क्लीन। और ये मेघालय के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। शोभना रनाडे गांधीवादी सामाजिक सुधारक थे और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के ये नृत्यांगना थी और इनकी भी मृत्यु हो गई है। और आपको 8 शास्त्रीय नृत्य आपको याद रखना चाहिए और उनसे जो प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो भी याद रखना चाहिए। और उनको कब पद्मश्री, कब पद्म विभूषण, कब भारत रत्न मिला, ये भी आप याद रखो तो बहुत अच्छा है। हालांकि मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, आप अगर उसको खोजेंगे स्टैटिक वाली वीडियो में तो आपको मिल जाएगी, सारी बातें मैं वहां पे बता रखा हूँ। अंशुमन गायकवाड़ का निधन हुआ, एक क्रिकेटर थे और पंडित राजीव तारानाथ सरोद वादक थे। कमला बेनीवाल जो थी वो राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। कौन थी? मंत्री। मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक उदारीकरण के जनक भी इनको कहा जाता है। आरबीआई के गवर्नर भी वो रह चुके हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला कुछ और इंपॉर्टेंट है, ये देखो। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री। सलाम बिन रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे और पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे और हिग्स बोसॉन जो पार्टिकल था उसके खोजकर्ता भी तो कौन थे? तो पीटर हिग्स। पॉल एलेक्जेंडर अमेरिकी है ये और द मैन इन द आयरन लंग के नाम से इनको जाना जाता है। द मैन इन द आयरन लंग। गजल गायक थे ये पंकज उदास और इनका भी निधन हो गया। दत्ताजीराव गायकवाड़ ये देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर थे और डॉक्टर आर नित्या आनंद भारत की पहली जो मौखिक जो गर्भ निरोधक गोली थी जिसका नाम था सहेली, है ना, सहेली के खोज करने वाले कौन थे? तो नित्या आनंद, है ना, नित्या आनंद। प्रभा अन्य ये शास्त्रीय गायिका थी, किराना घराने से संबंधित थी। मैंने आपको बता दूं कि घराना से याद आया कि घराना आप एक बार देख लेना, ठीक है, घराना से क्वेश्चन बन रहा है। चलिए, मुनव्वर राना मशहूर उर्दू गायक थे एक और इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर जो दुर्घटना हुआ, क्रैश हो गया और उसी में उनका क्या हुआ कि निधन हो गया। तो ठीक है दोस्तों, बहुत धन्यवाद इतना देर तक आप लोग बने रहे हो। अगर ये वीडियो आपको अगर यूजफुल लगे और लगे कि इसमें कुछ भी मैंने बकवास नहीं किया और ये मैंने सिर्फ पढ़ाई की बात की है और जो भी कंटेंट है वो काफी अच्छा है, मैंने वो ऐसा कोई भी कंटेंट इसमें नहीं डाला जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मेहनत है उतना रंग नहीं ला रहा। ये आपके हाथ में है और आपके ही ये हाथ में है कि आप इस तरह के और वीडियो आप चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। आप अगर पहुंचा देंगे तो इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हेल्प होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और एग्जाम अच्छे से आप दीजिए।